रीतिकाल का जो समय है 1700 से 1900 तक का संवत, उसके बाद फिर रीतिकाल का जो नामकरण हुआ विभिन्न विद्वानों ने जो अलग अलग ढंग से बुलाया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्य काल रीतिकाल कहा है। राहुल सांकृत्यायन आदि लोगों ने इसे कलाकाल कहा है। इस प्रकार अलग अलग विद्वानों के मत को हम देखते हुए आगे बढ़े हैं और तीन प्रकार की काव्य धाराएँ रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, ये तीनों प्रकार के कवि रीतिकाल में है अपनी कविता प्रस्तुत किए हैं। फिर उसके बाद अब हम जो चर्चा करने वाले हैं वो रीतिकाल की परिस्थितियों पर, क्योंकि किसी भी काल की परिस्थितियाँ उस समय के साहित्य पर ज़रूर प्रभाव डालती है और साहित्य की जितनी भी गरिमा है और साहित्य को जो प्रेरणा मिलती है वो समाज से मिलती है और साथ ही साथ राजनीतिक परिस्थितियाँ, धार्मिक परिस्थितियाँ भी साहित्य के निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रस्तुत करती है। तो किसी भी समय के समाज को समझने के लिए और किसी भी समाज की परिस्थितियों को समझने के लिए साहित्य को भी पढ़ा जाता है, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, सारी बातें लेखक कवि जो है अपने साहित्य में उसे दर्ज करते हैं, क्योंकि समाज से ही उन्हें कविता करने की प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे संदर्भ में समाज पूरा का पूरा साहित्य में बोलने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि किसी भी समय की परिस्थितियों को देखने के लिए साहित्य का अवलोकन किया जाता है। अब ये जो रीतिकाल जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, इस समय की जो कविता है वो राजाश्रय में पल्लवित हुई है, राज दरबार में बैठकर इसको लिखा गया है। फिर भी उस समय की परिस्थितियों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इतना तो स्पष्ट है कि राज दरबार में लिखी हुई कविता में अतिशयोक्ति निस्संदेह होती है। अतिशयोक्ति अलंकार आप लोगों को मालूम है? हाँ सर। हाँ, जो बड़ा के कहते हैं उसे। वेरी गुड। यानी सीमा से बढ़कर किसी की तारीफ करना, उसको अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। तो राजा की तो जिससे वृत्ति लेते हैं उसकी तो प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कभी लोग राजाश्रय में रहकर राजा की वृत्ति लेते थे, इसीलिए रोटी कमाना साधन थी उनकी कविता, इसीलिए वो निस्संदेह राजा की अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन राजा का करते थे। इतना बात हमको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी, वो कल पिछली क्लास में मैं पढ़ाया था, लेकिन आज कुल मिलाकर 4 के 4 एक साथ पढ़ा देना चाहता हूँ। जो लोग कल सुने हैं उनके लिए रिवीजन भी हो जाएगा, जो लोग नहीं सुने हैं उनके लिए भी और अच्छी बात हो जाएगी। तो राजनीतिक परिस्थिति पर हम प्रकाश डालेंगे। तो उस समय जो है शाहजहाँ का उत्तरार्ध काल था, यानी शाहजहाँ का आधा भाग उनके शासन का समाप्त हो गया था, बाकी बचा हुआ आधा भाग था। वहाँ से लेकर ये जो रीतिकाल आरंभ होता है तो बहादुर शाह द्वितीय तक, यानी लगभग नादिर शाह तक 200 वर्षों का ये जो काल है रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक का है। इसका समय ये राजनीतिक परिस्थितियों का समय है। यानी राजनेता उस समय जो शासन कर रहे थे राजा, वो ये 4 राजाओं के दौर से रीतिकाल गुजरा है। शाहजहाँ के उत्तरार्ध काल के बाद औरंगज़ेब का काल आया, फिर उसके बाद बहादुर शाह जफ़र और नादिर शाह तक, ये 4 जो राजा मुग़ल राजा थे जो उनके राजकाल में ये रीतिकाल की रचना हो रही थी। तो ये तो मूल रूप से केंद्र में सत्ता में थे, लेकिन भारत विभिन्न रजवाड़ों में बटा हुआ था, राज्यों में। जैसे आज हमारे पास राज्य है, हम राज्य को स्टेट कहते हैं और यहाँ के अलग अलग मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये सारे के सारे केंद्र के अधीन होते हैं, उनके कानून के हिसाब से ये यहाँ पर सरकार शासन चलाती है। तो इसको हम यहाँ पर मुख्यमंत्री कहते हैं, राजा शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हमारे भारत में ये जो मुख्यमंत्री स्थान पर राजा शब्द का प्रयोग होता था, विभिन्न राज्य भी होते थे। तो केंद्र में सरकार जो है मुग़लों की थी और उस समय यह संपूर्ण काल राजनीतिक दृष्टि से अशांति का काल माना गया है। वो जो समय है रीतिकाल का जो समय है वो अशांति का काल माना गया है। यानी शांति लगभग
धीरे धीरे नष्ट होने जा रही थी, क्योंकि अब मुग़लों का पतन भी आरंभ हो रहा था और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, अंग्रेज़ों का, गोरों का यहाँ हमारे देश में कदम रखना और देश को शासन करने की उनकी जो खुफिया तौर पे जो एजेंसीज थे, ये सारे स्थितियों में अशांति के वातावरण धीरे धीरे पैदा हो चुके थे। यहाँ पर हमारे देश में अशांति के अंकुर फल रहे थे और अकबर तथा शाहजहां के काल में राजनीति तथा धार्मिक उदारता के कारण शांति तथा व्यवस्था बनी हुई थी। दोनों शासकों के लिए जब बात की जाती है, जब अकबर की बात और शाहजहां की बात, जबकि ये रीतिकाल 4 शासकों के काल में रचा गया है, तो उसमें दोनों के शासन काल में थोड़ा शांति की बात बताई जाती है और उस समय इस प्रकार की कोई समस्याएं शांति को लेकर नहीं थी और जनता जो है शांत थी और मानसिक तौर पे भी उन पर कोई दबाव नहीं था। ये 2 काल थे, केवल अकबर और शाहजहां के काल थे और कला और साहित्य का यह उत्कर्ष काल था। रीतिकाल के बारे में बताया जा रहा है। कला को लेकर अगर हम बात करें तो ये उत्कर्ष काल था, यानी इसकी प्रगति, कला की प्रगति का काल था। साहित्य जो जितना भी लिखा गया वो कलात्मक ढंग से लिखा गया, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि इस काल के साहित्य में कला पक्ष की प्रचुर ये है विकास है और भाव पक्ष की कमी है। कला पक्ष की प्रधानता है और भाव पक्ष की कमी है, यानी भाव के तरफ कभी लोग ध्यान नहीं देते थे। जो कहते थे उसे प्रस्तुत करने में बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते थे, कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते थे और इसीलिए इस समय के काव्य में छंद, अलंकार, रस, नायिका भेद पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कहने वाला जब कहता था तो उसको कहने की जो तरीका है, जो रीति है, उस पर ही ज़्यादा ध्यान देता था। वो ये नहीं समझता था कि इसमें मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसमें मीनिंग कुछ भी नहीं है, इस पर वो ध्यान नहीं देता था। वो जो बात कही गई है उस बात को किस अंदाज में और कितने अच्छे ढंग से प्रस्तुत की गई है उसी के प्रति ज़्यादा प्रधानता देता था। इसीलिए इस काल की जो रचनाएं हैं, इस काल की रचनाओं में भाव पक्ष कमज़ोर है और कला पक्ष बहुत मजबूत है। कला पक्ष की दृष्टि से ये काल बहुत ज़्यादा विकास का काल है। इस काल में कला जो है उत्कर्ष स्थिति को पहुंच गई है। कलाकार इस काल के जितने भी कवि लोग थे उन्होंने कला को उत्कृष्ट किया है और कला का विकास पूर्ण रूप से हुआ। शाहजहां के शासन काल के अंतिम वर्षों में धार्मिक असहिष्णुता, वैमनस्य तथा घृणा के विषांकुर फूटने लगे थे। शाहजहां के शासनकाल के अंतिम वर्षों में धार्मिक असहिष्णुता, वैमनस्य तथा घृणा के विषांकुर फूटने लगे थे। तो ये जो शाहजहां का उत्तरार्ध काल है, जहाँ से ये रीतिकाल लगभग आरंभ हुआ था, वो काल से जो है धार्मिक असहिष्णुता, धर्म को लेकर बेबर्दाशी बात, यानी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, वैमनस्य यानी आपसी जो विचारधाराओं का मेल खाना है, यानी भारतीय जनता में एक प्रकार की आपसी जो भाईचारगी है उसमें भी ज़रा कमी हो गई थी और घृणा भी ज़्यादा बढ़ गई थी। यानी एक प्रकार धीरे धीरे अशांति का वातावरण जन्म ले चुका था और औरंगज़ेब के शासनकाल में यह स्थिति और तीव्र हो गई। ये स्थिति परिवर्तित होने लगी थी धर्म को लेकर और आपसी भाईचारे को लेकर बातें बहुत सारी बदलती जा रही थी। औरंगज़ेब के शासनकाल में यह स्थिति और तीव्र हो गई और मुग़ल शासकों की पक्षपातपूर्ण राजनीति और हिंदुओं के प्रति घृणा के कारण हिंदू राजा सचेत हो गए थे। तो उस समय मुग़ल शासक औरंगज़ेब पर यह आरोप भी लगाया गया कि उन्होंने मुसलमानों के प्रति पक्षपात किया है और मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल किया है और हिंदुओं के प्रति उन्होंने घृणा की है। इस प्रकार का आरोप लगाकर जो राजा थे विभिन्न इलाकों के, जैसे शिवाजी, राणा संगा, ऐसे कुछ राजा मुग़लों के विरुद्ध आवाज़ उठाना आरंभ किए और उनके विरुद्ध
एक प्रकार का विद्रोह आरंभ कर दिए थे। ये वो काल था जबकि रीतिकाल हिंदी साहित्य में आरंभ हो चुका था। कवि राज दरबार में बैठकर, विभिन्न राजाओं की राज दरबार में बैठकर कविता कर रहे थे। ये उस समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ थी कि विभिन्न राजाओं में और भारतीय विभिन्न राजाओं में और मुग़लों के बीच में तालमेल लगभग टूट रहा था। और ये आरोप औरंगज़ेब पर लगाया गया था कि उन्होंने पक्षपाती दृष्टिकोण को अपनाया है। हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग ढंग से उन्होंने देखा है, वो देख रहे हैं, इस प्रकार का आरोप लगाया गया। और कुछ राजा मिलकर मुग़लों के विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास कर रहे थे और आवाज़ उठा रहे थे। एक विद्रोह की लहर आरंभ हो चुकी थी। और औरंगज़ेब के समय तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपसी फूट और भोग विलास में डूबे रहे। तो औरंगज़ेब के जब समय था उस वक्त तक हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपसी फूट और भोग में डूबे हुए थे। यानी मुसलमानों और हिंदुओं में एकता इतनी नहीं थी जितनी उससे पूर्व थी, अकबर के ज़माने में थी, उतनी अब औरंगज़ेब के ज़माने में नहीं थी। और दोनों धर्म के लोग अलग अलग बट रहे थे और दोनों के बीच में दूरी होती जा रही थी। साथ ही साथ ये लोग दूरी के साथ साथ भोग विलास के प्रति भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, विलासमय जीवन के ज़्यादा आदी हो गए थे। और दोनों में आपसी मेल भी बहुत कम हो गया था। तो इस समय अधिकांश कवि राजाश्रित थे। तो ये वो समय था जब ज़्यादा से ज़्यादा कवि लोग, जितने भी लोग कविता करते थे, वो पूरे के पूरे राजाश्रय में ही रहते थे। राजाश्रित कविता थी, राजाश्रय में ही कविता पुष्पित और पल्लवित हो रही थी और वहीं से रिलीज़ हो रही थी और वहीं से मार्केट को आ रही थी। तो निस्संदेह शासन का, राजा का प्रभाव कविता पर हम देख सकते हैं। राजा की मानसिकता और राजा की रुचि, टेस्ट जिसको कहा जाता है, ये सारी की सारी उस कविता पर प्रभाव डालते थे। फिर वो कविता बनकर जब बाहर आती थी तो वो तो जनता को भी वो उसको खूब ये करना पड़ता था, क्योंकि जनता की मानसिकता भी जो है राजा के अनुरूप ही होती थी। तो वो कविता फिर जनता को भी पसंद आती थी। तो सुरा और सुंदरी, यह कविता दरबारों में पल्लवित और पुष्पित हुई। सुरा और सुंदरी के इस युग में राजाओं के मनोरंजन के लिए कविता में श्रृंगार की रसधारा प्रवाहित हुई। तो राजाओं को प्रसन्न करने के लिए और उनके मनोरंजन के लिए, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, राजाओं के एंटरटेनमेंट के लिए कविता में श्रृंगार की धारा प्रवाहित हुई। मीन्स कवि लोग जितना भी लिखते थे वो श्रृंगार परख ही लिखते थे। नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते थे, उनके प्रेम कार्यकलापों का वर्णन करते थे। नक्षिक वर्णन इस काल के काव्य का जो है प्रमुख अंग है। और इतना ही नहीं कि सुरा और सुंदरी को लेकर इस काल में ज़्यादा राजा भी और प्रजा भी प्रभावित थे, तो उसका भी जिक्र कविता में कवि कर देते थे। सुरा और सुंदरी का जिक्र बहुत ज़रूरी है। सुरा शराब को कहते हैं, मदिरा को कहते हैं, सुंदरी तो नारी है, नायिका है। और हर कवि नायिका का वर्णन करता था और ये करना उस वक्त ज़रूरी था। इसका लाभ उठाकर विदेशी व्यापारी कंपनियों ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित करना आरंभ किया। तो ऐसी स्थिति में जबकि भारत के विभिन्न राजा लोग इस प्रकार की मानसिकता में डूबे हुए थे और विलासमय जीवन की ओर ज़्यादा उन्मुख हो गए थे, विलासमय जीवन से प्रभावित हो गए थे, तो ऐसी स्थिति में विदेशी कंपनियां यहाँ पर धीरे धीरे पनपने लगी और गोरे अंग्रेज़ जो है यहाँ पर धीरे धीरे अपना कब्ज़ा जमाने लगे। ये वो काल था जबकि शाहजहाँ के उत्तरार्ध से लेकर बहादुर शाह ज़फ़र के दूसरे दौर तक का था। लगभग 4 मुग़ल शासकों के दौर से गुज़रकर हिंदी साहित्य का ये रीतिकाल निकला है। ये 200 वर्षों में जो कविता लिखी गई है, उस कविता में जो विशेष रूप से देखी जाने वाली बात है वो श्रृंगार ही है। यानी प्रेम परक कविता ही लिखी गई है। प्रेम के संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों पर भी रीतिकाल के कवियों ने अपना कलम चलाया है
और नायिका का अनकशिक वर्णन किया है। ये प्रेम पर कविता का काल है और उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं ये थी। तो उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी। जब कविता राज दरबार में बैठकर लिखी जा रही थी, विभिन्न राजाओं के दरबार में बैठकर 1700 से लेकर 1900 तक की जो कविता हिंदी साहित्य के रीतिकाल की, तो उस समय की समाज में कैसी कैसी स्थितियां थी, समाज किस किस दशा और दिशाओं से गुजर रहा था, ये बात भी हमको देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सामाजिक परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, ये तीनों क्षेत्रों की जो परिस्थितियां होती है, इसके प्रेरणा के द्वारा, इसकी प्रेरणा, इससे प्रेरित होकर ही कवि कविता करता है। और इसके द्वारा ही मैं यूँ कहूँगा कि साहित्य लिखा जाता है। प्रेरित होकर कवि लोग इससे प्रेरणा पाकर ही कविता और साहित्य लिखते हैं। और साहित्य का निर्धारण, साहित्य कैसे होना चाहिए, ये तीनों परिस्थितियां जो है प्रभाव डालती है उसके ऊपर। इसीलिए हमको ये परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, सामाजिक परिस्थितियों में यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति इस काल पर पूर्णतः चरितार्थ होती है। यह युग को विलास प्रधान युग कहा जाता है और मुगल वंश के ऐश्वर्य और वैभव तथा विलासिता की प्रधानता का प्रभाव जन सामान्य पर भी पड़ा। तो उस समय यथा राजा तथा प्रजा की जो उक्ति है, बहुत पुरानी उक्ति है और लगभग सब लोग जानते हैं कि राजा जैसा होता है प्रजा वैसी होती है। मीन्स राजा की जो मनस्थिति होती है, राजा के सोचने और विचारने का ढंग होता है, उसकी जो जीवन शैली होती है, उसका प्रभाव निस्संदेह उसकी जनता पर, उसकी प्रजा पर पड़ता है। ये बड़े लोगों ने कहा है और इस बात को सारे लोगों ने स्वीकार किया है। ये बात सर्वमान्य है, क्योंकि राजा के द्वारा प्रजा को जो शासित किया जाता है, उस शासन के अंतर्गत राजा की मानसिकता का प्रभाव होना बहुत ज़रूरी है और होता भी है। ये इतिहास इस बात को हमें बता रहा है कि राजा के अनुरूप ही प्रजा होती है और ये इस काल में साबित और स्पष्ट हुआ है, सिद्ध हुआ है। ये जो उक्ति है ये सिद्ध हुई है क्योंकि राजा की मानसिकता के अनुरूप ही प्रजा थी। राजा विलासमय जीवन जीना चाहते थे, विलासमय जीवन के प्रति आकर्षित थे, सुरा और सुंदरी से प्रभावित थे। तो प्रजा भी उसी प्रकार की मानसिकता रखती थी, प्रजा में भी वो गुण मौजूद थे। राजा के अनुरूप ही प्रजा भी चल रही थी। तो देखिए, इस युग को विलास प्रधान युग कहा जाता है। मुगल वंश के ऐश्वर्य और वैभव तथा विलासिता की प्रधानता का प्रभाव जन सामान्य पर भी पड़ा था। तो मुगल वंश के जो शान और शौकत जिसको कहा जाता है, ऐश्वर्य और वैभव, ये और उनकी विलासिता, विलासमय जीवन, जो आराम पसंद जीवन जिसको कहा जाता है, ये सारे जो गुण मुगल वंश के राजाओं में थे, इसका प्रभाव हमारे देश के विभिन्न राजाओं पर और विभिन्न लोगों पर धीरे धीरे पड़ रहा था और सब लोग उसी स्टाइल ऑफ लिविंग की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। सामान्य पर भी पड़ा, एक सामान्य व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव इस काल में हम देख सकते हैं। अभिजात्य संस्कृति के नाम पर नैतिकता का पतन हुआ और नैतिकता कमज़ोर होती जा रही थी, मोरालिटी जो है कमज़ोर होती जा रही थी। तो नारी को केवल मनोरंजन और विलास की सामग्री समझा गया। मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा उनके जीवन के अंग बन गए थे। तो नारी को जो है एक प्रेम का साधन के रूप में ही देखा गया। नारी को कोई एक विशेष स्थान इस काल में, रीति काल में नहीं मिला और उसे एक मनोरंजन और विलास का साधन समझा गया, विलास की सामग्री समझी गई। एंटरटेनमेंट के लिए एक वस्तु के रूप में नारी को देखा गया है और विलासी जीवन जीने के लिए भी एक सामग्री के तौर पे नारी को देखा गया है। और मद्यपान तथा द्युत क्रीड़ा उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। मद्यपान करना, नारी के पीछे रहना, नारी के पीछे ही अपना जीवन व्यतीत करना, ये सारी बातें जो है इस समय के समाज में हमको ज़्यादा दिखाई देती है। पद्माकर की निम्न पंक्तियों
पंक्तियाँ इसके संबंध में द्रष्टव्य है। पद्माकर की पंक्तियों को हम पढ़ेंगे तो और भी बात हमको समझ में आएगी। तान तुक डाला है विनोद के रसाला है, सुबाला है दुसाला है विशाला चित्रशाला है। तो इसमें सारी शालाएँ मौजूद है। इस काल में कोई ऐसी शाला नहीं है जो उपलब्ध नहीं है, यानी सुबाला भी है, खूबसूरत नारी भी है, और सारे रस भी मौजूद है, और सारे प्रकार के तुक भी है, कविताएं भी है, सब हर प्रकार की गाने बजाने भी है, और चित्रशाला भी है। अच्छे अच्छे चित्र देखने के लिए भी मिलते हैं, क्योंकि चित्रकार चित्र भी बना रहे हैं और विशेषकर नारी के चित्र ही बना रहे हैं। और सारे जितने भी विलासमय जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं वो सारे के सारे इस काल में मौजूद है, रीति काल में। तो कुल मिलाकर ये काल के जितने भी राजा थे और प्रजा थी वो सारी के सारी विशेषकर नायिका से ज़्यादा प्रभावित थे, अपनी नायिका से, यानी स्त्री से बहुत ज़्यादा उसके सुंदरता से ज़्यादा प्रभावित थे। काम काज के प्रति ध्यान कम होता था, देश अपने राज्य की देश की सुरक्षा के प्रति भी ध्यान नहीं होता था। बस खाना पीना ओढ़ना सो जाना वाली बात इस समय की ज़्यादा प्रचलित है। जन सामान्य में अंधविश्वास, ज्योतिषियों की वाणी, शकुन शास्त्र आदि पर विश्वास बढ़ रहा था। समाज में बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथाएं भी थी। श्रमिक वर्ग अत्याचार से पीड़ित था। तो एक और बात बताने की ये है कि जन सामान्य में अंधविश्वास बहुत चरम स्थिति पर था। अंधविश्वास किसको कहते हैं? अंधे रूप से विश्वास कर लेना, उसकी जांच पड़ताल नहीं करना और उसकी तह तक नहीं जाना। कोई बोला तो उसको सुनकर मान लेना और अंध रूप से विश्वास कर लेना, इसको अंधविश्वास कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र भी एक शास्त्र है जिसके द्वारा बीती हुई घटनाओं को और आने वाली घटनाओं को अपने अनुमान के हिसाब से बताया जाता है। ज्योतिष शास्त्र इसको कहा जाता है। तो शकुन शास्त्र भी शकुन वाले अंधविश्वास से संबंध रखने वाली बात है। विश्वास बढ़ रहा था, जनता का विश्वास ज़्यादा बढ़ रहा था और बाल विवाह उस समय ज़्यादा प्रचलित थे। कम आयु में ही विवाह कर दिए जाते थे और उसके साथ साथ बहुविवाह की प्रथा भी मौजूद थी उस समय। बहुविवाह की प्रथा, बहुविवाह किसको कहते हैं? एक से ज़्यादा विवाह करने को बहुविवाह ही प्रथा कहते हैं। तो ये जो ज़्यादा विवाह करने की जो प्रथा थी उस समय मौजूद थी। लोग एक से ज़्यादा विवाह करते थे। श्रमिक वर्ग के प्रति कोई खास ध्यान नहीं देता था। जो मेहनत करता था उसके लिए सही वेतन भी नहीं मिलता था। श्रमिक वर्ग के लिए ये ज़रा ठीक काल नहीं था, रीति काल का समय। और मैं ये दो बातें इसके अंतर्गत प्रस्तुत नहीं की गई है, वो दो बातें भी आपको बताकर आगे धार्मिक परिस्थितियों पर ले जाऊंगा। एक बात इसमें बाल्य विवाह की तो ही हुई, बहु विवाह की तो हुई, लेकिन सती प्रथा की बात नहीं हुई। और इसमें क्या कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था की बात भी इसमें नहीं हुई, जबकि उस समय के समाज में ये दोनों भी बातें मौजूद थी। वर्णाश्रम व्यवस्था जिसको कहा जाता है, जो हमारे भारतीय समाज में एक विडंबना और कमजोरी थी, वो अपने चरम स्थिति पर थी। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय वाली बात, तो शूद्रों को कोई विशेष स्थान नहीं था और छुआछूत की समस्या भी उस समय जैसी की तैसी थी। तो इसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सती की बात है, ये भी सती की बात भी उस समय अभी एराडिकेट नहीं हुई थी, उसका निर्मूलन नहीं हुआ था। सती प्रथा भी उस वक्त मौजूद थी। पति के देहांत के बाद पत्नी को उसके साथ जला देना, ये जो समाज की हमारी कमजोरी थी उस वक्त अभी मौजूद थी। बाद में आकर कई 1800 ये अंग्रेज़ों के शासन की स्थापना होने के बाद इसके ऊपर जो है कानूनी तौर पर एक पास किया गया, रूल पास किया गया है। लेकिन उससे पहले ही राजा राम मोहन राय आदि लोगों ने और विभिन्न संस्कृतियों के प्रभाव से ये सती प्रथा धीरे धीरे हटने लगी थी। लेकिन ये वो काल था, रीति काल, जब अभी सती प्रथा पूर्ण रूप से निर्मूलित नहीं हुई थी। तो समाज सती प्रथा से भी जूझ रहा था और वर्णाश्रम व्यवस्था से भी जूझ रहा था। ये उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ थी। फिर उसके बाद हम देखेंगे धार्मिक परिस्थिति। धार्मिक परिस्थिति मीन्स धर्म कैसे थे,
और धर्मों को चलाने वाले जो ठेकेदार मुल्ला और पंडित लोग जो थे, उनकी मानसिकता कैसी थी और जनता से उनका किस प्रकार से व्यवहार होता था और धर्म को लेकर चलने वाले लोग किस प्रकार व्यवहार करते थे और धार्मिक जो मानसिकता थी वो क्या थी, वो सारी बातें भी हमको जानना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से रीतिकाल का समय संस्कृति तथा सभ्यता की दृष्टि से ह्रास का युग है। ह्रास किसको कहते हैं? पतन। ह्रास कहते हैं पतन को। तिरोगति जिसको कहा था, गिरने का समय, यानी सभ्यता और संस्कृति की तिरोगति यानी ह्रास पतन का युग है। सभ्यता और संस्कृति इस काल में मानो कमज़ोर हो गए थे। कमज़ोर संस्कृति और सभ्यता जो है कही जाती है रीतिकाल की, क्या कहते हैं, इसका ह्रास हुआ है। भारतीय संस्कृति का और सभ्यता का पतन हुआ है इस काल में। विशेष रूप में संस्कृति का विकास इस काल में नहीं हुआ है, ये बताना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर हम संस्कृति और सभ्यता दो शब्दों को जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब तो हम कह रहे हैं कि संस्कृति का विकास नहीं हुआ और सभ्यता का भी ह्रास हुआ है, तो आपको ये जो संस्कृति और सभ्यता जो शब्द है ना, ये हमेशा हर जगह मिलते हैं और इसकी जो मीनिंग है, गूढ़ार्थ है इसका, संस्कृति की जो परिभाषा है, संस्कृति की जो मीनिंग है, अर्थ है, वो गूंगे के गुड़ के समान है। गूंगे का गुड़ मालूम है आप लोगों को? गूंगे को आप गुड़ खिलाएंगे तो खाने के बाद उससे अगर आप पूछेंगे कि गुड़ का मज़ा कैसा है तो बता नहीं पाएगा, कहेगा कहेगा, लेकिन वो ये नहीं कह गुड़ मीठा है। अच्छा, गुड़ खिलाने के बाद आप गुड़ भी खाइए, शक्कर भी खाइए, फिर एक अच्छे व्यक्ति से जिसको ज़बान है, बात कर सकता है, उससे पूछिए गुड़ कैसा है, फिर उससे पूछिए शक्कर कैसी है, तो बोलेगा दो भी मीठे हैं, शक्कर भी मीठी है, गुड़ भी मीठी है। लेकिन खाने वाले को उसका पता होता है कि गुड़ का टेस्ट कैसा है और शक्कर का टेस्ट कैसा है। तो उसी प्रकार ये जो संस्कृति है, ये संस्कृति का अर्थ भी गूढ़ार्थ है। ये संस्कृति मनुष्य के और समाज के भीतर का अंग है, मन और मस्तिष्क और आत्मा से संबंध रखने वाला है। यूँ कहूँ तो इनर पार्ट ऑफ दी सोसाइटी है संस्कृति, और सभ्यता जो है आउटर पार्ट ऑफ दी सोसाइटी। मतलब मनुष्य या समाज का जो ये बहुत भौतिक रूप है को सभ्यता कहा जाता है, जबकि सभ्यता संस्कृति का एक अंग है। लेकिन ये सभ्यता थोड़ी भिन्न इसीलिए है कि बाह्य रूप जो है वो सभ्यता है, आंतरिक जो रूप जो है वो संस्कृति है। तो ये आंतरिक रूप और बाह्य रूप क्या है, किस संदर्भ में है? तो बाह्य रूप जो है भौतिक रूप से हमारे शरीर की पूर्ति करने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं, और किस तरह से रहना है, किस तरह से नहीं रहना है, ये सभ्य समाज की स्थापना के लिए सभ्यता काम करती है। तो सभ्य समाज किसको कहते हैं और सभ्यता किसको कहते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं सिंपली आपको एक सेंटेंस में बता दूं तो सभा में जाने योग्य जो व्यक्ति होता है उसको सभ्य कहते हैं। सभा में जाने योग्य, सभा मीन्स चार लोग, नलगुरीलो निलबड़े स्तोमत एवरिकैते उंटुंदो अतड़ु सभ्युडु, वो सभ्य व्यक्ति कहलाता है। चार लोगों में जो ठहरने योग्य होता है, खड़े रहने योग्य होता है, उसको सभ्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम आज चार लोग ठहरे हुए हैं, उनके पास शॉर्ट पहनकर चले गए, चड्डी पहनकर चले गए, तो वो लोग हमको चारों देखकर हमको देखकर हंसेंगे ना। तो हमको देखकर जब वो हंसेंगे तो हम सभ्य नहीं हुए। तो वो लोग हमें स्वीकारना चाहिए। चार लोगों के बीच हम जाकर खड़े हो गए तो वो चार लोग भी हमको हमारी वेशभूषा से, हमारी भाषा से, हमारी जो भी भौतिक स्थिति है, वो भौतिक स्थिति को देखने के बाद वो हमसे प्रभावित होना चाहिए और हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो उसको सभ्य कहते हैं, वो सभ्यता है। अब जो संस्कृति है, वो संस्कृति का संबंध अंदर मन से, अंतर मन से होता है, मानसिकता से होता है। आचार विचार संस्कार रहन सहन के साथ साथ आचार विचार संस्कार मानसिकता दृष्टिकोण, ये सारे के सारे जो है संस्कृति से संबंध रखने वाले अंश है। तो हमारे संस्कार जो होते हैं, वो संस्कारों के द्वारा, हमारे विचारों के द्वारा, हमारे धर्म दर्शन के द्वारा हम अपने मन और आत्मा को संतुष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बाहर से हम खाना खाएंगे तो हमारा भौतिक जो शरीर है वो तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा के लिए भी भोजन है ना, आत्मा के लिए भोजन है।
आत्मा को, मन को संतुष्ट रखने के लिए भी जो कुछ ना कुछ बोधन देना पड़ेगा हमको। तो आत्मा को संतुष्ट करने के लिए हम जिन संस्कारों का प्रयोग करते हैं, जिन पर्व त्योहारों को मनाते हैं, जिन धर्म दर्शनों को अपनाते हैं और जिस जीवन शैली को हम अपने भीतर के मन और आत्मा को संतुष्ट करने के लिए चलाते हैं और अपनाते हैं, ये सारे के सारे विषय जो है संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, उसको संस्कृति कहते हैं। तो ये संस्कृति और सभ्यता कुल मिलाकर बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से मनुष्य का जो विकास होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, जैसा रहना चाहिए, वैसा इस काल में हम नहीं देखते हैं। यानी संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से ये काल ह्रास का यानी पतन का काल माना गया है और ये काल बहुत इस दृष्टि से ये काल बहुत बदनाम है संस्कृति और सभ्यता को लेकर। मंदिरों में ऐश्वर्य एवं विलास की लीला होने लगी। राधा और कृष्ण की सात्विकता पूर्ण मधुर भक्ति में सूक्ष्मता के स्थान पर स्थूल इंद्रियता तथा पवित्रता के स्थान पर लोलुपता और कामुकता की भावनाएं आ गई थी। तो मेंटालिटी कुछ ऐसी बन गई थी कि हर प्रकार के क्या कहते हैं उसको विवेचन में, विश्लेषण में, हर प्रकार के नज़रिए में जो है एक प्रकार की लोलुपता ही दिखाई देती है। हर क्षेत्र में लोलुपता और कामुकता की बोलचाल थी। अब देखिए, धर्म से संबंध रखने वाले क्या कहते हैं श्रृंगारिक जो प्रसंग है राधा कृष्ण को लेकर, कवि लोग जो है उसका जो वर्णन करते थे तो उस वर्णन में भी श्रृंगार की अश्लीलता को स्थान देते थे। यानी वो नजाकत, वो सात्विकता जो राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग में होना चाहिए उसके प्रति ध्यान नहीं देते थे। मीन्स बहुत सारी गलतियां भी करते थे। यानी उस संदर्भ में उनके लिए ये कोई विशेष महत्वपूर्ण बात नहीं थी राधा और कृष्ण के प्रेम की, जिसको वो देखना चाहिए, जिस ढंग से देखना चाहिए, जिस धार्मिक ढंग से देखना चाहिए, जिस क्या कहते हैं दृष्टि से देखना चाहिए, जिसमें कामुकता नहीं होना चाहिए, पवित्रता होना चाहिए। ये सारी बातों का ध्यान कवि को रखना चाहिए था, लेकिन कवि उस समय ये अपनी कविता के संदर्भ में राधा कृष्ण के प्रेम को दर्शाते हुए इन बातों का ध्यान नहीं रखते थे। और इतना ही नहीं, मंदिर में कहा जाता है कि मंदिरों